थॉटलेस हस्बैंड। आस्था कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन अरमान का हाथ अपने मुंह पर होने की वजह से वो कुछ भी बोल ही नहीं पा रही थी। वो केवल अपनी बड़ी बड़ी आंखों में कंफ्यूजन लिए अरमान को घूर रही थी। फिर अरमान ने कहा, तुम्हारे मुंह पर अब क्या ताले लग गए हैं? बोलती क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो, मेरी बातों का जवाब दो। आस्था बार बार अपनी पलकें इधर उधर करके अरमान को जैसे ये बताना चाह रही थी कि आपका हाथ हमारे मुंह पर रखा हुआ है, तो फिर हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं। लेकिन अरमान तो उसे बार बार बोलने के लिए कह रहा था और अपना हाथ उसके मुंह पर से हटाना ही भूल गया था। लेकिन अरमान को समझ में ही नहीं आया कि आस्था बोलेगी कैसे। उसने तो उसके मुंह पर हाथ रख रखा है। यहाँ आस्था अपनी आंखें दिखा दिखा कर थक गई और वह इरिटेट हो गई। आस्था ने अरमान के उस हाथ पर जिससे उसने उसका मुंह दबा रखा था, अरमान के हाथ में हल्का सा बाइक कर दिया। दर्द की वजह से अरमान ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर से हटा लिया। अब जैसे ही आस्था ने अरमान के हाथों में काटा, अब अरमान गुस्से से और भी ज्यादा आग बबूला हो उठा। उसकी ओर देखकर कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरमान सिंघानिया को काटने की? अरमान के हाथ हटाए जाने पर आस्था गहरी गहरी सांस लेते हुए कहने लगी, हम आपको कब से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने हमारे मुंह पर हाथ रख रखा है, तो भला हम कैसे बोल सकते हैं। वो उसे घूर कर देखने लगी, सोचने लगी अगर वो हाथ नहीं हटती तो वो बेहोश ही हो जाती। अब जैसे ही आस्था ने बड़े ही मासूम से और भोले से पन में ये कहा, एक पल को अरमान उसके मासूमियत में पूरी तरह से खो गया। लेकिन अगले ही पल अपनी आंखों गुस्सा और सख्त लिहज कहने लगा, अपनी ये फालतू के बकवास बंद करो, जाओ जाकर कपड़े चेंज करो और फटाफट से दादाजी से मिलने के लिए मेरे साथ चलो। अब जैसे ही आस्था ने ये सुना कि दादाजी आ गए हैं और वो उसे बुला रहे हैं, तो वो बहुत ही खुश हो गई थी। उसे अरमान के साथ अकेले रहने में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन अब ये सुनने के बाद दादाजी और बाकी सब लौट आए हैं, तो वो खुश हो गई और कहने लगी, क्या वाकई दादाजी आ गए? हमें भी उनसे मिलना है। ऐसा कहकर आस्था जैसे ही दौड़कर उसके साइड में से जाने लगी, अरमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें सुनाई नहीं देता है? तुम इस तरह से दादाजी के पास नहीं जा सकती हो। क्या तुम भूल गई तुम्हारे सारे कपड़े भीगे हुए हैं? क्या तुम इस तरह से दादाजी के सामने जाओगी? जाओ जाकर कपड़े चेंज करो पहले। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था सर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो गई थी। अब तो अरमान को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा कि क्या ये लड़की पागल हो गई है? क्या इसे अरमान की बात सुनाई नहीं देती? ये इस तरह से उसकी बात कैसे टाल सकती है? तब अरमान गुस्से से कदम बढ़ाकर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, नजर उठाकर मेरी आंखों में देखो और बताओ, इस तरह से सर झुकाकर क्यों खड़ी हुई हो? क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने तुम्हें बोला, जाओ जाकर पहले अभी इस वक्त कपड़े बदलो, उसके बाद दादा जी से मिलने जाओ। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है, या तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती हो? तब आस्था ने सर झुकाए ही बड़ी ही धीमी लहजे में जवाब दिया, जी वह हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है। जो नानी माँ ने कपड़े भिजवाए थे वो केवल 2-3 ही जोड़ी कपड़े थे, और जो कपड़े हम पहन चुके हैं वो सब हमने धोने दिए हैं, लेकिन वो अभी तक सूखे नहीं है। और ये कपड़े जो हमने पहन रखे थे ये आपने गीले कर दिए, तो हम कपड़े कैसे चेंज करें? अब जैसे ही आस्था ने बड़े ही भोलेपन से ये सारी बातें कहीं, अरमान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा और वो माथे पर लगातार टेप करने लगा था। .s फिर कुछ सोच अरमान कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें बात मुझे पहले नहीं बता सकती थी? बेवकूफ लड़की, तुम्हें नींद से जगाने के लिए मैं ऐसा नहीं करता। अरमान दांत पीसते हुए आस्था को घूरने लगा, लेकिन आस्था तो डर के मारे एक तरफ सर झुकाए खड़ी थी, मानो कि उसने कितना बड़ा ही गुनाह कर दिया हो और वो इस वक्त अरमान की अदालत में खड़े हुए थी। अरमान जल्दी से अपने कमरे की अलमारी की तरफ गया और वहां जाकर उसने ढेर सारे साड़ियां देखी। उन साड़ियों को देखकर आस्था की तरफ पलट सख्त अंदाज में पूछने लगा, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? लेकिन यहाँ तो पूरी अलमारी तुम्हारे कपड़ों से भरी पड़ी हुई है। क्या तुम्हें कल ये साड़ियां अलमारी में नजर नहीं आई? अब आस्था की नज़र भी उन फैंसी और महंगी साड़ियों पर गई, लेकिन आस्था ने तो कभी भी साड़ी पहनी ही नहीं थी। फिर वो बताने लगी कि उसने ये सारे कपड़े और साड़ियाँ शादी की रात ही देख लिए थे, लेकिन वो
आस्था कहते हुए रुक गई। तब अरमान गुस्से से उसकी ओर देखकर कहने लगा, लेकिन क्या? अगर तुमने ये कपड़े देख लिए थे तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं? आस्था डर कर कहने लगी, जी हमें ये साड़ियाँ पहननी नहीं आती हैं। क्या? जैसे ही अरमान ने सुना, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सामने खड़ी हुई ये लड़की उसके पेशेंट लेवल का काफी हद तक इम्तिहान ले रही थी। अरमान गुस्से से आस्था की ओर देखकर कहने लगा, पता है इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा गला अपने हाथों से दबाकर तुम्हारी जान ले लूं। क्या सच में तुम्हें साड़ी पहनने नहीं आती है? तब आस्था ने एक बार फिर अपने गर्दन मासूमियत से हिला दी। तब अरमान ने आस्था की ओर देखते हुए कहा, अपने कपड़े उतारो। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था की आंखें हैरत से फैल गई। क्या? अब जैसे ही अरमान ने आस्था से ये कहा कि अपने कपड़े उतारो, आस्था का तो मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया और वो हैरानी से उसकी ओर देखने लगी, और जो कपड़े अरमान ने उसके ऊपर पानी डालने से गीले कर दिए थे, वह उन कपड़ों में खुद से ही सिमटी से जा रही थी। अरमान शायद आस्था की सिचुएशन समझ गया था और कहने लगा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने तुमसे क्या कहा? अभी और इसी वक्त अपने कपड़े उतारो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें साड़ी पहनना नहीं आता है, ये तुम्हारी शक्ल पर साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं साड़ी पहनने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। आस्था के मन में उठ रहे डर को थोड़ा सा कम करते हुए जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था हैरानी से मुंह खोले उसकी ओर देखने लगी और मन ही मन कहने लगी, कितना बेशर्म आदमी है ये। और फिर हल्की और धीमी आवाज में अरमान से बोली, लेकिन आपको देखकर तो लगता नहीं है कि शायद आप साड़ी पहनते होंगे, फिर आपको साड़ी बांधना कैसे आता है? अब जैसे ही अचानक से आस्था ने अरमान से ये सब कहा, अरमान गुस्से और नफरत से आस्था की ओर देखने लगा और सोचने लगा था कि ये लड़की वाकई इतनी मासूम है या फिर ये मासूम होने का दिखावा कर रही है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द दादाजी के पास आस्था को लेकर जाना था। फिर अरमान बिना आस्था की कोई बात सुने जल्दी ही अपने कबर्ड के पास चला गया और वहां जाकर उसने अलग तरह की एक बढ़कर एक महंगी से महंगी और ब्रांडेड साड़ियां देखी। उनमें से उसने एक साड़ी निकाल ली और चिढ़कर कहने लगा, मेरे पास तुम्हारे इन फालतू सवालों का कोई जवाब नहीं है, फटाफट से अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। दरअसल अरमान का इरादा था कि वो अपनी आंखें बंद करके आस्था को गाइड कर देगा, लेकिन वो अपनी ये बात आस्था को बोल नहीं पाया, क्योंकि उसकी पावरफुल पर्सोनैलिटी, उसका पावरफुल ऑरा ये बात साफ साफ आस्था को कहने की इजाजत नहीं दे रहा था। इसलिए अपनी छवि बरकरार रखते हुए उसने आस्था को कपड़े उतारने के लिए कह दिया, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आस्था ने मन ही मन कहा। और आस्था हैरानी से अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगी और सोचने लगी, हे कान्हा जी हमारी मदद कीजिए, हमें कोई रास्ता दिखाए, भला हम इस निर्दय इंसान के सामने अपने कपड़े कैसे उतार सकते हैं? और क्या इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? किसी लड़की को ऐसे कैसे ये कपड़े उतारने के लिए कह सकते हैं? आस्था बार बार अपनी आंखें गोल गोल घुमाकर कुछ खुराफाती आइडिया सोच रही थी और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और तब वह अरमान की ओर देखकर कहने लगी, वह निर्दय जी। अचानक से जैसे ही आस्था जो कि मन में अरमान को निर्दय कह रही थी, उसकी जुबान पर भी निर्दय आ गया था। अरमान उसकी बातों का मतलब नहीं समझा और उसने आस्था से पूछा, क्या कहा तुमने? तब आस्था जल्दी से अपनी बात करेक्ट करते हुए बताने लगी, वह हमारा मतलब है अरमान जी, वो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो बालकनी में से हमें कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। अरमान अपनी एक आईब्रो उठाकर उसकी ओर देखकर कहने लगा, आवाज? कैसी आवाज? तब आस्था जल्दी से बोली थी, ये तो हमें नहीं पता कैसी आवाजें हैं, पर हमने कुछ आवाजें वहां से जरूर सुनी है। अरमान हैरानी से आस्था की ओर देखता हुआ फिर बालकनी की ओर जाने लगा था। अरमान के जाते ही आस्था अचानक से थोड़ा सा मुस्कुरा दी और मन ही मन खुद से कहने लगी, भाग आस्था भाग, कहीं शैतान तुझे देख न ले और फिर ये तुझे कपड़े उतारने को न बोलने लग जाए। ये सोचते ही आस्था ने जल्दी से दरवाजा खोला और तेजी से बाहर जाने के लिए दौड़ लगा दी और सीधा जल्दी से सीढ़ियों पर से फटाफट चलते दादा जी के पास जाकर खड़ी होकर हौंफने लगी और जोरों से लंबी लंबी सांस लेने लगी। वहीं अरमान ने जैसे ही आस्था को इस तरह से भागते हुए देखा तो उसने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था
और गुस्से से कहने लगा, एक मामूली सी लड़की की इतनी हिम्मत कि इसने मुझसे झूठ कहा, इस लड़की को अब मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तक अरमान का गुस्सा बढ़ चुका था और वो गुस्से से अपने सीधे हाथ के 2 फिंगर को अपने माथे पर टैप करने लगा था और मन ही मन कहने लगा, इस 2 कौड़ी की लड़की, इतनी हिम्मत की इसने अरमान सिंघानिया से झूठ बोला। इसे इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। और फिर खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए वो जल्दी से नीचे हॉल में जाने लगा। वही दादाजी और वो चारों के चारों आस्था को इस तरह से घबराया हुआ देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए। वहीं दादाजी ने तो आस्था को देखकर राहत की सांस ली, वरना उन्हें तो यही लगा था कि कहीं अकेले में अरमान ने आज आस्था का मर्डर ही ना कर दिया हो। कहीं न कहीं उन्हें इसी बात का डर लग रहा था। लेकिन अब आस्था को सही सलामत देखकर उन्होंने राहत की सांस ली और ध्रुव जल्दी से आस्था से पूछने लगा, क्या हुआ भाभी? आप इतना घबरा क्यों रही है और आप इतना तेजी से दौड़कर क्यों आ रही है, मानो जैसे कि आपके पीछे किसी ने जंगली कुत्ते छोड़ दिया हो। तभी आहा ने आस्था को ऐसे हाँफते हुए देखकर वो जल्दी से एक गिलास पानी उसके लिए लेकर आया और उसके हाथ में पानी थमा दिया और कहने लगा, क्या बात है भाभी, आप इतना घबराए हुई क्यों हैं और आप इतना ज्यादा किससे डर रही है? अब इससे पहले कि आस्था उन्हें किसी को कोई जवाब देती, तभी अरमान वहां आ गया। अरमान ने अपने दोनों हाथों को अपने जेब की पॉकेट में डाल रखा और बड़ी ही खामोशी से वो दादाजी के पास आकर खड़ा हो गया। वहीं आस्था की नज़र जैसे ही अरमान पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई और जो कि आहान ने उसे पानी दिया था, उसने थोड़ा सा पानी तो पी लिया, लेकिन जैसे ही उसने अब थोड़ा और पानी पिया, अचानक से उसके गले में फंदा लग गया और वह जोरों से खांसने लगी थी। तभी आकाश सुमित जल्दी से आस्था के आसपास खड़े हो गए और आकाश आस्था का सर सहलाने लगा और सुमित आस्था की पीठ रब करने लगा। जैसे ही अरमान ने आकाश और सुमित के हाथों को देखा और उन दोनों को गुस्से से घूरने लगा, वहीं आकाश और सुमित को जैसे ही अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई और उन दोनों ने अरमान की ओर देखा। तुरंत ही घबरा कर उन्होंने आस्था के सर और उसके पिठ पर से हाथ हटा लिया और फिर दोनों एक साइड खड़े हो गए और दोनों एक दूसरे को चोर भरी नजरों से देखने लगे, इशारों ही इशारों में बातें करने लगे। अब तक आस्था भी ठीक हो गई। तब ध्रुव ने कहा, क्या हुआ है भाभी, आप ठीक तो है ना? तभी आस्था कहने लगी, जी कि ध्रुव जी हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। वो एक्चुअली हमारे कमरे में एक चूहा आ गया था और हम उससे इतना ज्यादा डर गए कि हम आपको क्या बताएं, इसलिए हम दौड़कर सीधा यहाँ आ गए। अब जैसे ही आस्था ने अपने भोलेपन में अरमान की जगह चूहे का नाम लिया, अब तो अरमान के अंदर खून बुरी तरह से उबलने लगा था। उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और वह मन ही मन में सोचने लगा कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे चूहा बोलने की। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।